ह्यूमन इवोल्यूशन की संपूर्ण जर्नी के अंदर में जो हमारा डाइटरी प्रेफरेंसेस है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और इसलिए जब हम पास्ट ह्यूमन के एक्टिविटीज़ बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजी पेलेंटोलॉजी के अंदर में, तो वहाँ पर मटेरियल कल्चर और फॉसिल एविडेंसेस के साथ साथ में जो हमारे डाइटरी प्रेफरेंसेस थे इनको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या होगा अगर इनमें से ही कोई एक स्टडी ऐसा इंडिकेट कर रही हो कि जो आदि मानव जो हमारे मोस्टली एंसेस्टर्स रहे हैं जिन्हें हम जंगली आदि मानव के तौर पर देखते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन यानी कि मीट ईटर्स ना होकर के वेजिटेरियन डाइट प्लान को वहाँ पर फॉलो करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। ये जो एक लेटेस्ट रिसर्च जिसका हम यहाँ पर वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं, लगभग 1 महीना हो चुका है इसको पब्लिश हुए, लेकिन सिंस बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ओरिएंटेड नहीं है इसलिए मीडिया ने शायद उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी इसको। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिकली और UPSC पर्सपेक्टिव से, और अगर आपको इन जनरल भी इंटरेस्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन में, पेलेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में, तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर साइंस टेक डेली करके एक पोर्टल है जहाँ का हमने यहाँ पर ये कवर लगाया हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, री राइटिंग प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट आर एंशिएंट एंसेस्टर वर वेजिटेरियन। 21 जनवरी 2025, लगभग वही 1 महीने पहले की ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर में एक रीजन है जिसको हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं, मानवता का पालना कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे कई सारी साइट हैं जहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स हमें मिले हैं। एक पर्टिकुलर केव साइट है जिसका नाम है स्टेरकफोंटीन, यहाँ मैप लगा हुआ है साउथ अफ्रीका का, ये आपको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड का एरिया देखने को मिल रहा है, और ये आपकी स्टेरकफोंटीन की साइट देखने को मिल रही है। इस रीज़न से स्कॉलर्स ने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जिसकी हमने बात की, उनके साथ इस इंस्टीट्यूट लाइक जुड़े हुए जो स्कॉलर्स है, प्लस एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम अभी हम डिस्कशन आगे करेंगे, तो इन लोग ने कई सारे सैंपल्स को इकट्ठा किया। अच्छा, किस चीज़ के सैंपल्स को इकट्ठा किया? फॉसिलाइज्ड टीथ के, ठीक है। देखिए, जब भी आप आर्कियोलॉजी पेलेंटोलॉजी के अंदर में एक्सकवेशन करते हो, पास्ट ह्यूमन के जो रिमेन्स उसको निकालने की कोशिश करते हो, जितना नज़दीकी समय होता है आपको उतना कंप्लीट फॉसिल मिल रहा होता है, क्योंकि डेड इंडिविजुअल जब होता है बॉडी डीके करती है, डिकम्पोज करती है, शुरुआती समय में ठीक ठाक अवस्था में वहाँ पर मिल जाता है, यानी कि पूरी बॉडी आपको भले स्केलेटनाइज्ड फॉर्म में है, कंकाल के रूप में है, लेकिन मिल जाती है आपको। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये हज़ारों लाखों मिलियन ऑफ ईयर्स की जब आप बात कर रहे हो, तो तब हमें फ्रेगमेंटेड रिमेन्स मिलते हैं, कुछ हिस्सा मिला, कुछ हिस्सा नहीं मिला, कुछ गायब है, कुछ मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल कैलवेरियम है, मिल गया। नर्मदा मैन का भारत में एक इंपॉर्टेंट फॉसिल है, 1982 में मिला था, और इकलौता फॉसिल है, कैलवेरियम मिला, बाद में कुछ और बोन्स में मिले। क्लेविकल कॉलर बोन हो सकता है, मिल गए। स्कैपुला मिल गया, पेल्विक गर्डल के कुछ पीसेस आपको मिल गए, ठीक है ना। कार्पल्स मिल गए, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, कुछ भी हो सकता है, कैल्केनियस वगैरह के फ्रेगमेंट आपको यहाँ पर मिल जाए। ऑलराइट, तो इन्हीं के बेसिस पे एनालाइज करना होता है। तो सिंस यहाँ पर डाइटरी पैटर्न की बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? डेंटल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए फॉसिलाइज्ड टूथ जो है उसको वहाँ पर कलेक्ट किया है सैंपल के अंदर में। मोस्टली यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, बट इस रीजन में से जो सैंपल कलेक्ट किए गए वो डजन्स की संख्या में कई सारे सैंपल्स लिए गए, और उसमें अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो होमिनिन एक स्पीशीज है, उसके अलावा भी कई सारे और मैमल्स के फॉसिल को इकट्ठा किया गया है। रेफरेंस पर्पस के लिए एक एनिमेटेड जो रिकंस्ट्रक्टेड टाइप की इमेज है, या प्रोबेबली AI जनरेटेड, आजकल तो कुछ पता नहीं चलता है, वो इमेज आपके सामने यहाँ पर लगी हुई है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस रिसर्च का? देखिए, यहाँ पर बात कौन क्या खाता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाने के ऊपर नहीं, खासकर इतने समय पुरानी बात जब हो रही है ना। आजकल के समय में आपके बगल वाला इंसान क्या खा रहा है, आपका दोस्त अपने घर में बैठे क्या खा रहा है, उसका आपको पता नहीं होता, और ना ही आप यू डू नॉट इवन केयर अबाउट दैट। तो ये मिलियन ईयर्स अगो पहले ह्यूमन एंसेस्टर क्या खा रहा था, उससे क्या मतलब है, या फिर क्या सिग्निफिकेंस है? हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो जनरली एंथ्रोपोलॉजिस्ट पेलेंटोलॉजिस्ट का जो लाइफ साइंटिस्ट हैं, उनका बेसिकली ये मानना होता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के कोर्स में हम बाइपेडलिज्म के ऊपर आए, यानी कि 2 पैरों पे चलना शुरू किया, एडवांस टूल को बनाना शुरू किया, है ना, हमारी बुद्धि बढ़ी और एडवांस टूल को हमने बढ़ाना शुरू किया, ज़्यादा पैमाने पे हमने हंटिंग की, और ग्रेजुअली इसी तरीके से कल्चर का प्रोग्रेशन जो है होता रहा, और हम सिविलाइजेशन की स्टेज पे पहुंचे। लेकिन इस क्रेनियल एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट ब्रेन को फ्यूल देने का काम जो है वो क्या कर रहा था, एक हाई एनर्जी डाइट कर रही थी, जिसके अंदर में एक हाई प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे ब्रेन की इस क्षमता को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ती क्षमता को, एक्सपेंशन को, वहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स के बीच में एक कंसेंसस है, एक कॉमन थॉट है, एक ओपिनियन है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट
हैज़ बीन मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इन दैट, कि इंसान जब मांस को खाने लगा एक हायर प्रोपोर्शन में उसको मीट वहाँ पर मिल रहा था, हाई क्वालिटी प्रोटीन जब उसको मिल रहा था, इसके थ्रू जो क्रेनियल एक्सपेंशन, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट है, ये वहाँ पर आपको फ्यूल अप होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज़ आखिर हुई कब टाइमलाइन के अंदर में, यही हमें पता करना है, ठीक है ना। और जो मेजर डेवलपमेंट हुए, इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, क्या ये चेंजेस पहले आए या फिर ह्यूमन का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पहले आया, और उसके बीच में इंसान दरमिया वहाँ पर किस समय इंसान नॉन वेजिटेरियन फूड को खाना शुरू कर देता है। तो ऐसी जो रिसर्चेज होती हैं पास्ट ह्यूमन डाइट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनका सिग्निफिकेंस बेसिकली इन्हीं फैक्ट को पता लगाना होता है। अब यहाँ पर आपको देखोगे सैंपल की हमने जो बात कही थी वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। सैंपल बेसिकली 43 अलग अलग मैमेलियन जो स्पीशीज है उनके फॉसिलाइज सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, जो कि ऑन एन एवरेज 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख साल पुराने, इतने पुराने सैंपल्स ये बेसिकली हैं। और इन 35 में से जो 7 फॉसिल्स हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस को बिलोंग करते थे, खासकर उसमें जो स्पीशीज है एफ्रिकेनस, ठीक है ना, इसको बिलोंग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक होमिनिन जीनस है जिसके अंदर में आपको कई सारी स्पीशीज आते हुए देखने को मिलती है। अफारेंसिस भी आती है, अनामेंसिस भी आपको आते हुए देखने को मिलती है, एफ्रिकेनस भी आपको आते हुए देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये भी है कि लगभग आज से 90 साल के आसपास पहले, 90 साल पहले आप जाओगे तो रॉबर्ट ब्रूम ने इसी रीजन से एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी को यहाँ पर किया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस के अंदर में आप देखोगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस की इन जनरल बात करोगे तो सबसे पहला जो सैंपल है वो 1924 में, यानी कि पिछले साल 100 साल हो गए पहले स्पेसिमेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस के मिले हुए, और रेमंड डार्ट नाम के स्कॉलर्स ने उसको ढूंढा था। तो एक बड़ी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी, बिकॉज उससे पहले इतने पुराने एविडेंसेस हमारे पास नहीं थे। पुराने से मतलब है अर्लीस्ट होमिनिन, जिसकी डेट आपको पहले देखने को मिले, क्योंकि जब आप निएंडरथल, हाइडेलबर्गेंसिस, क्रो-मैग्नन वगैरह को डेट करते हो, इनके फॉसिल तो मिलना शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल होमो इरेक्टस का भी फॉसिल मिल गया। तो होमो इरेक्टस 1891 में यूजीन डिबोइस ने ढूंढा, उसके बाद 1921 में भी आपको कई सारे रीजन्स में फॉसिल देखने को मिले। बट होमो इरेक्टस को आज की डेट में माना जाता है कि रफली अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो पहले का था। हमारे पास प्लीस्टोसीन इपॉक, जिसको आइस एज कहते हो, जो शुरू हुआ है लगभग 26 लाख साल पहले, 2.6 मिलियन ईयर पहले, उस टाइम फ्रेम में उससे पहले के बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन नहीं थे। होमो एबलिस था उस समय का डेट करता था, बट उससे पहले जब हम 3 मिलियन के आसपास जाते हैं तब का हमारे पास स्पेसिमेन नहीं था। और ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो टूल्स आपको मिल रहे थे वो लगभग इतने ही पुराने थे। आज के समय में भी जो आपको सबसे पुराना टूल देखने को मिलता है वो लोमकोवी नाम की एक साइट है, वहाँ पर 3.3 मिलियन ईयर से लेकर के 3.5 मिलियन ईयर के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है ना, 3-3.5 मिलियन के ईयर में बिलोंग करता है। तो इस समय पे न तो इरेक्टस था और ना ही हैबिलस था, और बाकी तो निएंडरथल की तो बात ही नहीं उठती, बहुत बात की। तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी एक मेजर ब्रेक थ्रू था। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो मोस्ट ऑफ दी फॉसिल हैं, चाहे वो अफारेंसिस के हों या अफ्रीकेनस के हों, वो ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका से ही हमें देखने को मिलता है। और दोनों डिस्कवरी को, जो अफ्रीकेनस है और अफारेंसिस है, एक को 90 साल होने के और एक को 100 साल हो चुके हैं, इस साल 101 साल हो जाएंगे, रेमंड डार्ट ने जो डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये काफ़ी क्रिटिकल है जो डिस्कवरी हमारे लिए अभी हुई है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के अंदर में देखा क्या गया, जो टूथ इनेमल है ना, इसके अंदर में एक जो लॉक्ड मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर देखा गया, जिसके अंदर में कुछ टाइनी बिट्स या फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे नाइट्रोजन बियरिंग ऑर्गेनिक मटेरियल के, और इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है कंडक्ट किया गया। इस प्रोसीजर के अंदर में जो आइसोटोपिक डाटा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सैंपल से जो मिला हुआ है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया, ठीक है ना, विद प्रेजेंट डे स्पीशीज एज वेल। आज के समय में जो कई सारे मंकीज हैं, एंटीलोप्स वगैरह हैं, उस रीजन में मिलते हैं, उनसे फॉसिल के डाटा को कंपेयर किया गया है, और कुछ और एक्सटिंक्ट एनिमल जो थे हर्बीवोरस वगैरह उनसे। तो 3 अलग अलग सेट हैं। एक तरफ फॉसिल से जो आपको मिला है, ठीक है ना, आइसोटोपिक डाटा, उसको आपने, जिसको आपने एनिमल में से एक्सट्रैक्ट किया, और दूसरा जो और कुछ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज थे उनके डाटा से कंपेयर किया, और तीसरा जो एक्सटिंक्ट लिविंग जो अभी कुछ स्पीशीज हैं उस रीजन में पाई जाती हैं, उनसे भी वहां पर कंपेयर करने की कोशिश की। तो ये लगभग प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर है होता कैसे, सिंपल भाषा में हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको टेक्निकलिटी में समझाएंगे और फिर थोड़ा सिंपल भाषा में भी इसको डिकोड करेंगे। देखिए, इसका मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि जब हमारी बॉडी, यानी कि एनिमल्स की जब बॉडी है, जब फूड को डाइजेस्ट करती है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, ये लाइट टाइप का जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है ना। आइसोटोप्स आई होप आप समझते हो, जैसे कार्बन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, वैसे नाइट्रोजन के अलग अलग आपको आइसोटोप देखने को मिलेंगे। कार्बन के आइसोटोप भी जो C14 डेटिंग होती है आपकी, कार्बन 14 डेटिंग, उसमें काम आते हैं। उसके ऊपर एक वीडियो भी हमने बनाया डिटेल में, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो चैनल के ऊपर। तो वैसे ही नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है, लाइट जो आइसोटोप है, जिसको आप 14N से डिनोट करते हो,
है ना, ये इसको फेवर मिलता है बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की उसके अंदर में। तो इससे होता क्या है कि असल में आप देखोगे कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है फूड का, है ना, फूड का जो डिग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एक हायर प्रोपोर्शन ऑफ 14N जो है वो प्रोड्यूस होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और जो एक्सक्रीशन है इस लाइट नाइट्रोजन का यानी कि 14N का इनटू फीकल मटेरियल, इनटू स्वेट, इनटू यूरिन, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हैवी वाला नाइट्रोजन है यानी कि जिसको आप N15 से डिनोट करते हो, उसका जो रेशियो है यानी कि 15N to 14N का जो रेशियो है वो बढ़ता देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हायर प्रोपोर्शन में 14N प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन वो एक्सक्रीट आपको होते हुए देखने को मिला, और जैसे जैसे इसका एक्सक्रीशन तेजी से हो रहा है स्वेट से, यूरिन से, फीकल मटेरियल के थ्रू, तो बॉडी के अंदर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा 15N to 14N का जो रेशियो है वो आपको बढ़ता देखने को मिलेगा। ये तो हम टेक्निकल मैकेनिज्म हो गया। अब इसी बात को थोड़ा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं जिससे जनसाधारण को भी भले किसी का बैकग्राउंड हो साइंस का ना हो उसको भी समझ में आ जाए। सिंपल भाषा में तो हम इसको डिकोड करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जो हर्बीवोरस हैं उनके में आपको ये हायर नाइट्रोजन आइसोटोप का रेशियो देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द प्लांट दैट कंज्यूम। फॉर एग्जांपल जिस प्लांट को वो खा रहे हैं, जिस भी हर्बीवोरस क्या है जो बेसिकली पेड़ पौधे घास फूस को खा रहा है, जैसे गाय वगैरह हो गई, ठीक है ना, तो जिस भी पेड़ को खा रहा है उसके अंदर में जो रेशियो है नाइट्रोजन आइसोटोप का, ठीक है ना, खाने वाले के अंदर में उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सिमिलरली जो कार्निवोरस होगा यानी कि मीट ईटर होगा, मीट ईटर वाले जो भी एनिमल है या जो ह्यूमन है, उसने जिस भी जानवर को मारा, जिसको खाया, मीट खाया, उस जानवर से ज्यादा ये जो नाइट्रोजन का आइसोटोप का रेशियो है ये आपको खाने वाले के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो मतलब क्या है कि हायर नाइट्रोजन आइसोटोप रेशियो देन द प्रे, मतलब सिंपल भाषा में जो अंत में हाईलाइट आपके लिए कर दिया है कि हायर द 15N to 14N रेशियो इन द टिश्यू सैंपल, जितना ज्यादा 15N to 14N का रेशियो आपको टिश्यू सैंपल में देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा ट्रॉपिक पोजीशन के अंदर में वो ऑर्गेनिज्म फूड वेब में आपको हायर पेडेस्टल लेता हुआ देखने को मिलेगा। आपको फूड वेब पता होगा ना, जो पूरी एक खाद्य श्रृंखला आपको जो देखने को मिलती है इस तरीके से, एक जहां पर पेड़ हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, उनको पहले हर्बीवोरस खा रहे हैं और हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा रहे हैं, तो इस तरीके से हायर पेडेस्टल पे आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस मेथड को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया और ये पाया गया कि जो फाइंडिंग्स थी वो ये इंडिकेट करती हैं कि जो रेशियो नाइट्रोजन आइसोटोप का है in the sample that has been collected Australopithecus africanus के में, वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है टू दी रेशियो दैट इज फाउंड अमंग दी हर्बीवोरस, वो हर्बीवोरस के काफी क्लोज है। लेकिन स्कॉलर्स और रिसर्चर इस बात को भी यहां पर हाईलाइट करते हैं कि देर इज डेफिनेटली ए पॉसिबिलिटी कि ओकेजनली मीट कंजम्पशन भी रहा होगा और वेरिंग डाइट थी उसकी, ये नहीं कि सिर्फ घास फूस को खा रहा है, बहुत सारी चीजों को खाता था, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर जिस चीज को खा रहा है वो बेसिकली आपका वेजिटेरियन डाइट प्लान था। यानी कि इस समय तक हम कह सकते हैं, ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि अभी नॉन वेजिटेरियन फूड खाना शुरू नहीं हुआ था। एंड दैट इज़ वाई शायद ये वजह हो सकती है कि जब आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज़ के बीच में जब आप क्रेनियल कैपेसिटी को देखते हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हो, दोनों बड़ी कम है। ऑल्दो दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि हायर क्रेनियल कैपेसिटी इज इक्वल टू मोर इंटेलिजेंस, ठीक है ना, बट ये दोनों चीज़ एक साथ आपको होते हुए देखने को मिल रही है। क्रेनियल कैपेसिटी भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपको बढ़ते हुए उसी साथ में देखने को मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एज अ जीनस के बीच में जो एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी दैट इज क्वाइट क्लोजर टू दी मॉडर्न डे एप्स। मॉडर्न डे एप्स जो हैं जो हमारी फैमिली के अंदर में आते हैं, ठीक है, फैमिली मतलब वो परिवार वाला नहीं, टैक्सोनॉमी वाली जो फैमिली होती है, क्लासिफिकेशन आई होप आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैमल्स का ये सब क्लास के लेवल पे, ऑर्डर के लेवल पे, फैमिली, सब फैमिली और इन सब के लेवल पे, तो क्लोजर है एज कंपेयर टू द मॉडर्न डे एप्स, जैसे चिंपैंजीज और गोरिल्लाज है, ठीक है ना, 350 450 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो आपको रेंज दिखाई देती है उसमें क्रेनियल कैपेसिटी, जबकि मॉडर्न ह्यूमंस की कितनी है, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक। रेंज तो बड़ी है लेकिन जो एवरेज हम यहाँ पर मानते हैं वो 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक है। यानी कि अभी मीट ईटिंग हायर क्वालिटी फूड जो है अभी शुरू नहीं हुआ था, एंड प्रोबेबली दैट इज अ रीजन व्हाई ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो अभी एक्सेलरेट नहीं हुई थी, वो अभी फ्यूल्ड अप नहीं हुई थी। जैसे जैसे इंसान ने एक हायर क्वालिटी फूड सोर्स के ऊपर प्रोबेबली स्कॉलर्स के हिसाब से नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर शिफ्ट किया, तो एक्सेलरेशन आपको तेजी से देखने को मिलेगा। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ी, बौद्धिक क्षमता बढ़ी, उससे इंसान ने बड़े कल्चर जो डेवलपमेंट है वो किए और बेहतर टूल्स बनाया, लंबे पैमाने पे जानवरों को वहाँ पर मारा, और ग्रेजुअली जब उसकी
जो टूल किट है और जो समझ है वो बढ़ती गई, तो उसने फूड प्रोडक्शन यानी डोमेस्टिकेशन को भी शुरू किया। पहले तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हुआ होगा, बट उसके ऊपर कमांड आई और पूरे दुनिया भर में ये एक रिवोल्यूशन के तौर पे, जिसको वी गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा, वो आपकी शुरुआत होती है। और ये नियोलिथिक रिवोल्यूशन ट्रिगर करता है आपके फर्दर सिविलाइजेशनल फेज इन द हिस्ट्री। ऑलराइट, तो हम आज जहाँ पर हैं उसमें एक बड़ा रीज़न है कि पास्ट में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, और वैसी ही चीज़ों को समझने में इस प्रकार की जो रिसर्चेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक नई डेवलपमेंट है जो एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको ये भी समझना है कि ये जो इस तरीके के रिसर्चेस है, ये रिसर्च कोई बड़ी नई टाइप की नहीं है। पास्ट ह्यूमन डाइट को समझने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स को पहले से भी उठाते रहे, लेकिन इस मेथड के अंदर में एक नोवेल्टी आपको देखने को मिलेगी। ये जो लीड स्कॉलर्स हैं एट दी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री, उन्होंने एक नोवेल तरीके को यहाँ पर ढूंढ निकाला है। अभी से पहले जो इस तरीके की स्टडीज़ होती थी वो थोड़े रीसेंट फॉसिल्स के ऊपर होती थी, फॉसिलाइज्ड मटेरियल के ऊपर होती थी, कुछ हज़ारों साल तक, है ना, फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक की वहाँ पर रेंज रहती थी। और उसके अंदर में आप बेसिकली बोन से जो सैंपल मिल रहे हैं उसको भी हेयर से हो सकता है आपको मिल जाए, क्लॉ से मिल जाए, है ना, जितना नज़दीक समय रहेगा उतने समय तक ये सारी चीज़ें रहती हैं। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ये फिर सर्वाइव नहीं करता, ये क्लॉज, हेयर्स, ये सब जो है ये ग्रेजुअली डिग्रेड करती है। लेकिन एनिमल जो है काफ़ी रिजिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल आपको देखने को मिलता है, और ये ऑर्गेनिक जो हमारे एक्सट्रैक्ट है उसको लिए अपने साथ में रहता है। और जब हम इसको पाते हैं और डेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी पिक्चर वहाँ पर सामने निकलती है। तो अभी तक ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसा कि ये स्कॉलर हैं, जहाँ जैसा हमने शुरुआत में कहा था, टीना नाम है इनका, टीना ल्यूडिक जो है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, लोकल प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो टीना ल्यूडिक जो कि लीड स्कॉलर हैं, इसको लीड कर रही हैं, उनका कहना है कि हमने एक नया तरीका यहाँ पर निकाला है। कहाँ पर? अल्फ्रेडो मार्टिनेज ग्रेशिया लेबोरेटरी जो है आपकी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के अंदर में, यहाँ पर नाइट्रोजन आइसोटोप के रेशियो को एक्सट्रैक्ट करके समझने का और उसके बेसिस पे ये एनालिसिस करने का जो तरीका है वो यहाँ पर निकाला, जिससे मिलियन ऑफ ईयर्स तक की डेटिंग की जा सकती है, नॉट लिमिटेड ओनली टू फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, एक नया पक्ष हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले भी हमने बायो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये तो जनरल कॉन्टेक्स्ट है। इंडिया में भी हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको लार्जली वेजिटेरियन माना जाता था, और कई बार लोग जब आर्यन इन्वेजन, आर्यन माइग्रेशन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर दो थ्योरीज हैं, एक कंटिन्यूटी की, एक ब्रेक है। तो एक कंटिन्यूटी बनी रही है, कुछ लोग का ऐसा मानना है। तो कहते हैं कि लार्जली वैदिक पॉपुलेशन जो थी, वैदिक समाज जो था, भारतीय समाज जो है, संस्कृति जो है, लार्जली वेजिटेरियन रही है। इंडस वैली भी कोई अलग से बाहर से कोई नहीं आया इंडस वैली के बाद जिसने इंडस वैली के डिक्लाइन को रिजल्ट किया, कोई माइग्रेशन या इन्वेजन नहीं था। एक ही पॉपुलेशन हमेशा एक कड़ी के तौर पर एग्जिस्ट करती रही है। तो यहाँ पर जब इंडस वैली के अंदर में पिछले 4-5 साल में जो रिसर्चेस हुई हैं बायोआर्कियोलॉजिकल, उन्होंने भी इंडिकेट किया कि यहाँ पर जो पोर्क से लेके, बीफ से लेके और भी कई सारी चीज़ों का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कॉमन था। मीट तो छोड़िए, उसके साथ साथ में भी कई सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर रिसर्च के अंदर में निकल करके आई। तो पास्ट की जो रिसर्चेज हैं ये समय के साथ साथ और बेहतर हो रही हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु के अंदर में जो थूथुकुडी करके डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आदिकनलूर और शिवगले की जो साइट है, इन दोनों साइट के ऊपर वी बेसिकली वर एबल टू एक्सट्रैक्ट the evidences pertaining to the origin of Iron Age, which dates to around 3300 BC। 3300 BC से भी ज़्यादा, इनफैक्ट एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, 3340 के आसपास कुछ होगा। तो इतना पुराना। इससे पहले जो डेट थी वो 2200 BC के आसपास की थी। तो 1000 साल का जंप लगा है। तो आई होप कि जैसे जैसे ASI और स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ी फंडिंग को और रिलीज़ करती हैं, हम कई सारी चीज़ों पर इतना वेस्ट कर देते हैं चीज़ों के ऊपर, इलेक्शन से लेकर के और भी कई सारे हमारे जो एजेंडे होते हैं कि वोट्स आ जाएं, अलग अलग पार्टियां, हर स्टेट गवर्नमेंट भी वही करती हैं, सेंट्रल भी गवर्नमेंट भी करती हैं, लेफ्ट भी वही करेगा, सेंटर भी वही करेगा, राइट भी वही करेगा, सबका अपना अपना है, सभी को जीतना है वहाँ पर। तो ये चीज़ थोड़े सही तरीके से हमारे अगर चले, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, आप देख रहे हो कि कैसे वेस्ट के अंदर में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर मिनिस्ट्री को बनाया जा रहा है, फॉर्मेशन किया जा रहा है। एलन मस्क वहाँ पर सलाहकार बनकर हैं, और भी लोग, कई सारे लोग बता रहे हैं कैसे हम एफिशिएंसी को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर को कम करें, फालतू जगह कटौतियाँ करें जहाँ पर बजट वहाँ पर जा रहा है। तो हमें भी देखने की ज़रूरत है कि हम जो प्राइमरी चीज़ें हैं रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, आर्कियोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, रेदर देन कि हम फ्री में चीज़ों को बांटे जा रहे हैं, रिसोर्सेज को अपने ज़ाय किया जा रहे हैं सिर्फ अपने गेन के लिए। ऑलराइट, वो भी पॉलिटिकल गेन के लिए। सो आई होप कुछ आपने नया सीखा होगा